अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अवां खे चऊं था भली कार। पंहिंजे अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त अमरीका ऐं ईरान जे विच में अमन मुआहिदे जो जेको यादाश्तनामो आहे उन ते ॿिन्ही मुल्कनि जे सरबराहनि तरफ़ां सहियूं कयूं वियूं आहिनि ऐं सालिस तौरु वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब बि उन ते सिग्नेचर करे छॾी आहे ऐं सुभाणे जेको आहे इन ते फाइनल मुआहिदो कयो वेंदो जनीवा में ऐं पाकिस्तानी वफ़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी सदारत में उहो बि जनीवा रवानो थी वियो आहे। सो इन मुआहिदे जा असर कहिड़ा पवंदा समूरे ख़िते ते, पाकिस्तान ते, अॼु जे प्रोग्राम में पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं ईंदड़ 60 ॾींहं केतिरा अहम हूंदा, छाकाणि त ॿुधाए पियो त 60 ॾींहंनि खां पोइ फाइनल जेको आहे सो उहो मुआहिदो थींदो ॿिन्ही मुल्कनि विच में। हींअर ताईं जेके नुक़्ता साम्हूं आया आहिनि 14 जे लॻभॻि आहिनि, जंहिंमें ॿुधाए पियो इन ते लेबनान समेत मुख़्तलिफ़ महाज़नि ते जेके फ़ौजी ऑपरेशन हलनि पिया उहे बंदि कया वेंदा ऐं अमरीका ईरान ते लागू पाबंदियूं ख़तमु कंदो। $300 अरब जेके आहिनि सो ईरान खे फ़राहम कया वेंदा ऐं गॾोगॾु जोहरी प्रोग्राम जे हवाले सां चयो पियो त ईरान उन ते अमल न कंदो। बाक़ी बैलिस्टिक मिज़ाइल जे हवाले सां डोनाल्ड ट्रम्प जो बयान बि अची चुको आहे त जॾहिं ॿियनि मुल्कनि वटि आहे त पोइ ईरान जो इहो हक़ु आहे। सो इन समूरी सूरत हाल खे पाण सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। हसन हबीब साहब जेके आहिनि अॻूणा सफ़ीर आहिनि, दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में पाकिस्तान जी नुमाइंदगी कंदा रहिया आहिनि, उन्हनि सां पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं था। हसन हबीब साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कितनी बड़ी अचीवमेंट देख रहे हैं सर ये? बिलाखिर हम देख रहे हैं कि यादाश्तनामों पर तो सिग्नेचर हो गए हैं और आने वाले 60 दिन बताए जा रहे हैं कि फाइनल मुआहिदा होगा। कल ये जो तकरीब होने जा रही है जनीवा में, कैसे देख रहे हैं आप उसको? बहुत शुक्रिया। पहले तो ये कि ये मेजर अचीवमेंट है। हम लोग जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तो बहुत वरिड थे और बार बार तफसीरों में जिक्र होता था कि तीसरी आलमी जंग शुरू होने वाली है। बिल्कुल हमारी एफर्ट्स की वजह से और हमारे जितने भी दोस्त हैं पाकिस्तान के अलावा, तुर्की था, इजिप्ट था, सऊदी अरब था, कतर, ओमान, सब ने मिलके अपने अपने लेवल पर लीड हमने किया, लेकिन बाकी सब हमारे साथ थे और बड़ी मेहनत से उन्होंने सिचुएशन को डिफ्यूज किया। तो हम लोग बहुत मेजर उससे वापस आ गए हैं कॉन्फ्लिक्ट से, और अब हमारे लिए एक पीस की तरफ, पीस और डेवलपमेंट का बात हमारे सामने है। जो आपने शराइत बयान की कि अमेरिका $300 बिलियन देगा डेवलपमेंट ऑफ ईरान के लिए, वो लोन होगा या एड होगी अभी इसका हमें कुछ नहीं पता। जो इस डील में एक चीज मिसिंग नजर आती है वो है वॉर रेपरेशन। क्योंकि ईरान के खिलाफ ये जंग मुसल्लत की गई थी तो ईरान का हक है कि वो क्लेम करे। आपको याद होगा जब इराक ने कब्जा कर लिया था कुवैत पे, तो उस वक्त कुवैत को $64 बिलियन कॉम्पनसेशन मिला था फॉर द लॉस दैट दे हैड सफर्ड। बिल्कुल। तो अब अगर ये देखा जाए तो ईरान का कहीं जिक्र नहीं, ईरान ने इनिशियली तो कहा था, लेकिन अब ये मुआहदे में कब आता है। इसके अलावा जो आपने बातें की उसमें मेजर 2 इशूज। नंबर 1, लेबनान पे क्या इजराइल हमला रोकेगा, और दूसरा ये है कि क्या जो है इसमें ईरान को बम तो ईरान नहीं बना रहा था, ईरान के न्यूक्लियर मटेरियल का क्या फ्यूचर होगा, क्या उसको वही IAEA डाइल्यूट कर देगी और वो वहीं पड़ा रहेगा अंडर दी स्क्रूटनी ऑफ IAEA, या फिर ईरान किसी फ्रेंडली मुल्क के हवाले कर सकता है। रशिया इज प्रोबेबली दी प्लेस। तो अभी हमें ये अगले 60 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है कि इन चीजों पर तफसील होगी और जितने भी सैंक्शंस हैं वो किस स्पीड से उठेंगे। देखिए अब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे रीजन में है, डेवलपमेंट आ रहा है, ट्रेड आ रही है, सैंक्शंस उठेंगे, ईरान के पैसे वापस आएंगे, ईरान ऑब्वियसली डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। तो हमारे लिए, हमारे खित्ते के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि ईरान जो 40 साल से ज्यादा से सैंक्शन में था, सैंक्शन उठ गए हैं और ईरान अब एक हमारा पड़ोसी भी है और एक बहुत तेजी से तरक्की की तरफ जाने लगेगा, जो हमारे लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज पैदा करेंगे, जिनमें सबसे बड़ी चीज गैस पाइपलाइन। बिल्कुल। अगर गैस पाइपलाइन हमारे सिस्टम में आ जाती तो हमें बहुत मुनासिब कीमत पे और सिक्योर गैस फराहम हो।
बिल्कुल। अच्छा सर, इसके जो और भी हैं, पाकिस्तान इससे क्या फ़ायदा उठा सकता है, हम उसमें ज़रूर आएंगे, जैसे आपने जिक्र किया गैस पाइपलाइन का। लेकिन अगर देखा जाए, जो 2015 में बराक ओबामा साहब ने एक मुआहदा किया था, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का नाम था, और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक भी उसका हिस्सा थे, लेकिन ट्रंप साहब ने आके 2018 में उसको रद्द किया था। तो ये जो मुआहदा होने जा रहा है, अब तक जो डिटेल सामने आए हैं, आपको क्या लगता है कि कितना उससे डिफरेंट है? क्योंकि ट्रंप साहब बार बार ये दावा करते रहे हैं कि ये वाली, वो तो डील लफ्ज़ यूज़ करते हैं, डील बराक ओबामा वाली डील से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। तो क्या इसमें आप तब्दीली देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि जो बराक ओबामा वाली डील थी वो बहुत अच्छी निगोशिएटेड थी। 18 महीने उस पर बात हुई थी, और जो पिछले इनके जवाद जरीफ साहब थे वो ईरानी टीम को लीड करते बिल्कुल थे, और अब्बास राफ्ती साहब जो मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर, ये उनकी हेल्प करते थे। सही। अमेरिकन साइड पे विंडी शर्मन थी, और वो उससे अच्छी डील पॉसिबल नहीं है, जिसमें आईएईए का एक मेजर रोल था। और आईएईए ने, आप देखिए, थ्रू आउट कोई एतराज नहीं किया। उस डील की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि जिन मुल्कों ने साइन किया था, जब इन्होंने, ट्रंप साहब ने उस डील को नल एंड वॉइड किया, तो उन्होंने आवाज भी नहीं निकाली। उल्टे उन्होंने ईरान पे पाबंदियां लगानी शुरू कर दी, क्योंकि ट्रंप साहब का रोप था। इस डील का गारंटर कोई नहीं है। सबसे जो वरीसम चीज मेरी समझ में आती है वो ये है कि कल अगर इजराइल ने वायलेट किया और अमेरिका उसको रोक नहीं सका या रोकना नहीं चाहे, तो फिर क्या हो? सही। तो ये एक तो बड़ा मतलब ये सवाल आपको है। लगता है कि 2015 वाले मुआहदे से ये मुआहदा कमजोर है, अब तक जो नुक्ते उसके सामने आए? इट इज मोर टुवर्ड्स ईरान। अब ये ईरान के फेवर में ज्यादा है। अब ईरान किस तरह से उस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की तरफ जाता है। देखिए, डील जब अमेरिका ने जेसीपीओए खत्म की थी, 1 साल तक ईरान ने यूरेनियम को एनरिच नहीं किया था। बिल्कुल। ईरान इंतजार कर रहा था कि ये लोग वापस आ जाएंगे उस पर। जब इन्होंने उसको वायलेट किया तो ईरान ने वो करना शुरू किया। अब ईरान के पास 440 के करीब किलोग्राम 60% यूरेनियम है एनरिच को 90% तक वेपन ग्रेड तक ले जाना कोई बड़ा काम नहीं है। तो अब अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए मसला है कि उसको किसी तरह डाइल्यूट किया जाए, ताकि ईरान अगर दोबारा बम की तरफ जाना चाहे तो उसके लिए प्रोसेस मुश्किल हो। उसमें गारंटी थी कि 20 साल तक ईरान वेपन नहीं बनाए। और तो ये भी अच्छी तरह याद होगा कि अयतुल्लाह खामनाई साहब का फतवा था बिल्कुल कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बनाना। इसीलिए आप देखें, ना ईरान के पास जर्म वॉरफेयर के लिए है, ना केमिकल के लिए है, ना न्यूक्लियर है। जबकि इराक में उस पर केमिकल वेपन भी हमला किया था, और ईरान को वाकई इस पर तैयारी करनी थी, लेकिन ईरान ने उस पर भी कुछ नहीं किया। तो ये देखते हुए ईरान का प्लान बम बनाने का नहीं, और अगर ईरान को डिलीवरी सिस्टम यानी मिसाइल और ड्रोन की इजाजत है, तो फिर तो ईरान के लिए कोई बड़ा फर्क नहीं। फ्यूचर में भी वो अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो अपने मिसाइल्स और ड्रोन को यूज कर ले। बिल्कुल। और जैसे 2015 वाली डील का हम जिक्र करें तो उसमें कहा यह भी गया था कि वो जो इनरिच यूरेनियम था तब रशिया के पास अमानतन रखा गया था। तो अब तो जैसे आप भी फरमा रहे हैं और रिपोर्ट भी बार बार 60% तक वो उसको लेकर गए हैं और 400 किलोग्राम से ज़्यादा है। तो अब के बार क्या लगता है, ट्रंप साहब की तो ख्वाहिश थी कि वो हमें दिया जाए, मतलब अमेरिका को, तो ईरान उस पर एग्री नहीं कर रहा था, और ईरान ने बार बार ये कहा कि हमारी सरजमीन की जितना वो मुकद्दस है तो हम अमेरिका को तो नहीं दे सकते। तो अब के बार क्या लगता है कि किसके पास रखा जाएगा? चीन है, रशिया है, यही ऑप्शन है या कोई और भी हैं सर? मेरा ख्याल है लॉजिस्टिकली देखें तो रशिया इज द इजियर ऑप्शन। फ्रेंडली भी है ईरान से बहुत ज्यादा, और प्रो अमेरिकन ही, अमेरिका के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा। तो मेरा ख्याल चाइना शायद इस काम पे तैयार ना हो। तो अगर ये सूरत हाल आती है, ईरान एग्री करता है उसको मूव करने पे, तो लॉजिकल डेस्टिनेशन सिर्फ रशिया है, और कोई ऐसी जगह नहीं जहां ईरान एग्री करे। देखिए ना, जरूरी ये है कि वो जो भी मुल्क हो, ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना स्ट्रांग हो कि अमेरिका में के प्रेशर में आके सरेंडर ना कर दे। सही। तो मेरे ख्याल में चाइना और रशिया के अलावा दो मुल्क नहीं है। चाइना दूर भी है, ईरान से रशिया बाय ट्रेन भी जा सकता है, सामान बाय रोड भी जा सकता है। तो ये जो मूवमेंट है इसका डिस्टेंस भी कम है, और रशिया एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है, अमेरिका के इन्फ्लुएंस में नहीं। तो लगता ही ये है कि अगर ये मूव हुआ, आइडियली तो जहां ये पड़ा उसको वहां ही कंट्रोल करें तो सबसे सही। ये इस्फहान में जहां अमेरिका ने हमला किया था, वहां केव्स में ये मौजूद है। ईरानियों ने इसको उधर
اور امیرکن بومبنگ سے ان کیس کے اب ان کو نکالنا ویسے بھی مشکل ہے, اچھا ٹائم لگے گا نکالنے میں. تو یہ دیکھتے ہوئے آئیڈیلی یا ایران کے پاس ہی رکھیں IAEA کی سیف گارڈ میں ان کے کیمرے ہوں, ان کے وزٹس ہوں, اور یا رشیا کی طرف موو کریں. دونوں صورتوں میں ایران ایگری کر لے گا, لیکن امریکہ کو کبھی نہیں لے گا. انہوں نے ان کا مسئلہ اپنی سوورنٹی کا مسئلہ بنا لیا. اب اگر گڈ فیتھ میں تو ان کی پبلک جو ہے وہ بہت نیگیٹولی ریئیکٹ کرے. صحیح. اچھا حسن صاحب, اب جب کہ یہ ڈیل ہونے جا رہی ہے تو اس پر بھی ظاہر سی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس جنگ سے ایران نے کیا اچیو کیا یا امریکہ نے کیا حاصل کیا, کیا لوز کیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے اب تک جیسے ہم دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, تجزیے تبصرے جو ہو رہے ہیں, تو ایران کو ہی فاتح قرار دیا جا رہا ہے, نہ وہاں پر رجیم چینج ہوا, نہ ایران کے جو پیٹرولیم کے ذخائر ہیں تیل اور گیس پر, اس پر کوئی امریکہ کا قبضہ ہو سکا. تو امریکہ نے کیا حاصل کیا آپ کو لگتا ہے اس جنگ سے؟ میرا نہیں خیال کہ امریکہ نے کچھ بھی حاصل کیا ہے اس جنگ میں. لوگ رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ایران ایک فاتح کے طور پہ ابھرا ہے. نہ صرف اس نے دو بڑی طاقتوں کے سامنے عزم کا مظاہرہ کیا اور ان کا نقصان ہوا ہے بہت زیادہ. یہ مت سمجھیں کہ ان کا نقصان نہیں ہوا ہے, 12,000 اسٹرائک ہوئی ہیں, ایک دو ان کا میسو نقصان ہوا ہے, لیکن وہ کھڑے رہے, جس نے پورے اس خطے کی صورتحال بدل دی ہے. اب امریکہ کو اس ریجن سے پیک ہونا پڑے گا, اپنی تعداد کم کرنی پڑے گی. جو ایک ملک میں 5-5 4-4 اڈے بنائے ہوئے تھے اور 14 اڈے ایران کے قریب تھے, یہ سب ہٹانے پڑیں گے یا اس کی اسٹرینتھ کم کرنی پڑے گی. ریجن کے ملکوں کو بھی پتہ چل گیا کہ امریکہ جو ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈر نہیں رہ گیا ہے. آلریڈی اس ریجن میں 2 نئے بلاک ابھرے ہیں. ایک پرو امریکہ ہے جس میں آپ UAE, بحرین, کویت, جارڈن, ایجپٹ کو ڈال دیتے ہیں. دوسری طرف آپ سعودی عرب, قطر, ان ملکوں کو ایک طرف, یمن ایک ملک طرف کر دیتے ہیں. تو ریجن تو ڈائمیٹرکلی چینج ہو چکا ہے. اب اس ریجن میں کی سیاست, اس کے وسائل, اس میں جو لنکیجز ہیں, جو پالیٹکس ہیں, وہ چینج ہو گئی, اور ایران نے اپنے آپ کو ایز اے پاور ریکگنائز کروا لیا ہے. اور اب جو بھی پڑوسی ہے وہ بلا وجہ اس سے دشمنی میں تھرڈ پارٹی کو انوائٹ نہیں کرے گا. اب وہ لوگ ڈائریکٹ ایران سے بات کریں گے, اور یہ پورے ریجن کے لیے اچھا ہو جائے گا کہ ریجن کی انٹرنل ڈائنامکس جو ہیں وہ ریجن کا فیوچر ڈیسائیڈ کریں گی. یہ نہیں ہوگا کہ ادھر سے امریکہ آ رہا ہے, اسرائیل آ رہا ہے, یا کوئی انڈیا آ رہا ہے, کوئی اور پاور آ رہی ہے جو ریجن کو اپنی اس میں ڈائنامکس میں لے رہی ہے. صحیح. اچھا سر, اب پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں. جیسے آپ نے بھی کہا کہ نو ڈاؤٹ دنیا میں ہماری تعریف ہو رہی ہے, جو ہونی بھی چاہیے, جیسا پاکستان نے جو کردار ادا کیا, تیسری عالمی جنگ کو رکوا دیا اور پھر معاہدے تک لانے میں جو اب تک کردار ہے وہ کافی اہم رہا ہے. تو پاکستان اس کے کیا فائدے حاصل کر سکتا ہے؟ ایک تو گیس پائپ لائن کا آپ نے ذکر کیا, دوسرا ہم پھر دیکھتے ہیں کہ پھر سفارتی لیول پر امریکہ کیا مدد کر سکتا ہے. کشمیر والا ایشو بڑا اہم ہے, ٹرمپ صاحب آفر تو کرتے رہیں. GS+ جو ہے اس کی توسیع کیا ہو پائے گی, یا ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی منڈیوں تک ہماری رسائی میں کوئی آسانی آپ دیکھ رہے ہیں, یا اس سے ہٹ کر اگر دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب نے جو اضافی ٹیکس عائد کیے ہوئے ہیں پاکستان پر, کیا ان کا کوئی خاتمہ وغیرہ ہوگا؟ دیکھیے, یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں سوائے کشمیر کے. کشمیر کا ایشو یہ ہے کہ کشمیر از اے ویری کمپلیکس ایشو, اور کشمیر پہ امیڈیٹ پروگریس کی امید کرنا تھوڑا سا نائیو ہوگا. لیکن باقی سب چیزوں پہ, چاہے وہ گیس پائپ لائن پہ ہم امریکہ سے درخواست کریں گے, وہ مان جائیں گے. GST+ ہمارا ریوائو ہو سکتا ہے. یورپ بہت اس وقت ہمیں اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے. دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر دیا ہے. جو ہمیں آئسولیٹ کرنے کی ساری کوششیں اور سازشیں تھیں وہ ناکام ہو چکی ہیں. ورلڈ میں اس وقت کہیں سے بھی کوئی آ رہا ہے, آپ اسے بات کر کے دیکھیں, پاکستان کو لوگ ایز اے سوبر پاور ریکگنائز کرتے ہیں. سعودی عرب نے آلریڈی پاکستان سے ریکویسٹ کی اور ہمارے لوگ پہنچ گئے سعودی عرب کی حفاظت کے لیے. اسی طرح اور ریجنل کنٹریز میں بھی ہمارا انفلوئنس بڑھ رہا ہے. آذربائیجان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے ڈیفنس ریلیشن شپ ہو رہے ہیں. تو آل ان آل پاکستان نے اپنی پالیسیز سے اور اپنی اچھی نیتوں سے بہت کچھ گین کیا, اور ہمیں بینیفٹس آنے ہیں امپلائمنٹ میں, ٹریڈ میں, اور اس طرح کے ہر معاملے میں, کیونکہ ہم فرام اے ویری اسٹرینجلی
नेगेटिव पावर हम एक पॉजिटिव डिप्लोमेटिक फोर्स के तौर पे उभरे। सही। और जैसे हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने जो दावा किया कि इस आलमी माशी इस्तेहकाम के जो सम्राट होंगे फिर वो हर पाकिस्तानी तक पहुंचेंगे, तो इसकी कितनी आपको उम्मीद लग रही है सर? देखिए, अव्वल तो सबसे पहले ऑयल की प्राइसेस डाउन होंगी। इस वक्त पाकिस्तान में ऑयल की प्राइस बहुत ही गैर मामूली तौर पे ज्यादा है, जो एक कॉमन आदमी को हिट कर रही हैं। आप जाए तो सारे लोग हैं वो 200 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे हैं, 250 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे हैं, यानी 10-20 किलोमीटर जाने की उनकी सकत रह गई है। फ्यूल प्राइस नॉर्मल पे आ जाएगी। करेंसी में अब आप देखेंगे कि युआन जो है वो स्लोली रिप्लेस करेगा डॉलर को, तो हमारा डॉलर का जो रेट है वो भी स्टेबल रहेगा इन नियर फ्यूचर। तो ऑल इन ऑल हमें उससे अपॉर्चुनिटी नई आ रही है। नए वो देखिए, जब उसने यूएई ने हमसे अपने जो पैसे रखवाए थे वापस मांगे तो हमें फौरन सऊदी अरब ने वो अमाउंट दे दिया। तो हमारे उस पे ये इसलिए दे दिया कि वी हैड इमर्ज्ड एज अ वेरी बैलेंस्ड एंड सीरियस पार्टनर। तो ये देखते हुए मुझे तो बहुत फ्यूचर ब्राइट लग रहा है हमारा। अब जरूरत इस बात की है कि हम लोग अपनी इंडस्ट्री को, ट्रेड को प्रॉपरली प्रमोट करें ताकि हम उसका पूरा फायदा उठा सकें। नहीं तो मार्केट मौजूद है, अगर हम प्रोडक्शन में नहीं जाएंगे, हम ट्रेड हमारी सही नहीं होगी, हमारी क्वालिटी सही नहीं होगी, तो फिर ये भी मौका चला जाएगा। ये वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप का मौका है, हमें इस पे बहुत सीरियसली काम करने की जरूरत है, और ताकि हमारा जो ट्रेड है, इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये सारे उस मार्केट को ग्रैब कर सके। सही। तो इस पर ही बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल हो पाएंगे, मईशत में कुछ बेहतरी आ सकेगी? क़यादत के हवाले से भी बड़े सवालात भी उठ रहे हैं, स्पेशली अपोजिशन की जानिब से। तो आपको लगता है कि बुनियादी जो हमारा माशी मसला ही एक अहम मसला है वो हल हो पाएगा इन सारी सूरत हाल से? देखिए, मुझे तो अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। अगर हमारा फ्यूल का प्रॉब्लम हल हो जाए, गैस का हल हो जाए, तो काफी हद तक लाइफ कॉमन आदमी की बेहतर हो जाएगी। और अगर एनर्जी सस्ती होगी तो प्रोडक्शन सस्ती होगी, एक्सपोर्टेबल सरप्लसेस जनरेट होंगे। तो मुझे तो अपॉर्चुनिटीज बहुत नजर आ रही हैं। आपने लीडरशिप का सवाल डाल दिया। लीडरशिप हमारा मेजर प्रॉब्लम है, इससे पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं है। आप नीचे लेना है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बड़ी वीक है। आप देख लीजिए कि रॉन्ग साइड पे जैसे कराची में लोग चले आ रहे हैं। आप देखिए, मोटरसाइकिल वाला, गधे गाड़ी वाला हमारे काबू में नहीं आ रहा, तो हम वीगो को, चीजों को कैसे रोक सकते हैं? इस जरूरत इस बात की है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप बैठे एक साथ। जैसे मौलाना फजलुर रहमान ने भी अभी असेंबली में कहा है कि भाई आप इन कैमरा इजलास करें, सब लोगों को बुलाएं और तय करें कि हमने करना क्या है, ताकि अगर मिसाके जमहूरियत पे ही काम करना है तो कम से कम सारी पार्टी। अब आपने एक पार्टी को बिल्कुल सिस्टम से निकाल दिया तो जमहूरियत तो नहीं हुई ना, ये तो कमजोर टाइप की जमहूरियत है। ये नहीं कि मौजूदा लीडरशिप काम नहीं कर रही, लेकिन वो जो जमहूरियत का हुस्न है कि ऑपोजिशन हो। अब आप देखिए, रोज चल रहा है कि फला जगह फ्रॉड हो रहा है, फला जगह फ्रॉड हो रहा है, करप्शन हो रहा है। इस सब के लिए हमें एक यूनाइटेड पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो अपोजिशन हो। इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने इंटरनल मसाइल पे ज्यादा गौर करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जैसे सीपैक की भी अपॉर्चुनिटी आई थी, देखिए हम फायदा नहीं होता। बिल्कुल 11 साल इसलिए कि पता चला आप इनसे थोड़े पैसे निकाले, ऑरेंज ट्रेन बना ली, अब वो पैसा तो कंट्री से हटके एक प्रोविंस में चला गया। बिल्कुल इसी तरह से हमें करना चाहिए और को ठीक करें, एनर्जी इफिशिएंसी पे गौर करें, एजुकेशन को इम्प्रूव करें, हेल्थ की तरफ। उनका खाना खराब हुआ पड़ा है, 30 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं। बिल्कुल प्राइवेट हेल्थ सेंटर इतने महंगे हुए हैं कि गरीब लोगों का मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो ये देखते हुए हमें बहुत ज्यादा काम करने की। ठीक, हसन साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हसन हबीब साहब अगुणा एम्बेसडर, उन्हनि जो ॻाल्हियूं अवां जे साम्हूं आहिनि, बिल्कुलु इहो ई आहे त मौक़ो ज़बरदस्त आहे। ॾिसूं था त उन मां जाम पाकिस्तान जी क़यादत आहे फ़ाइदो केतिरो वठे थी। हिते मुख़्तसिर ब्रेक जो वक़्तु थिए पियो, ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं त ईरान ऐं अमरीका जी जेका सूरत हाल आहे, सुभाणे जेको इंतिहाई अहम ॾींहुं आहे उन ते पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।
जी नाज़िम, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में तव्हांखे चऊं था भलीकार। बजट जी सीज़न भी आहे, वफ़ाक़ी बजट ते पाण ॻाल्हायोसीं, सिंध जी बजट भी पेश थी चुकी आहे ऐं पंजाब जी भी, बलूचिस्तान जी भी सुभाणे थियण वञे पई, उन ते बि ॻाल्हाइबो। ऐं गॾोगॾु ही जेको इंतहाई अहम मौक़ियो असां वटि अचे पियो ईरान ऐं अमरीका में मुआहिदो थियण खां पोइ, उन जा पाकिस्तान जी मईशत ते केतिरा असर थी सघनि था बहितरी वारे हिसाब सां पाण जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं, उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। डॉक्टर अयूब महर साहब नामियारा माशी माहिर आहिनि, उहे असां सां हीअं टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे सिंध बजट जो पेश की गई, किस तरह देखते हैं आप उस बजट को? 3,562 अरब रुपए की ये बजट है और जिसमें बताया जा रहा है कि 36 अरब रुपए का खसारा भी है। बड़ा लिमिटेड स्कोप है। जी 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 डॉक्टर साहब आवाज़ आ रही है सर आपको? शायद लाइन जो कोई इशू है असो। जी डॉक्टर साहब आवाज़ आ रही है सर आपको? जी जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, आपको? जी जी मुझे आ रही है। अब बेहतर है सर। बजट के हवाले जी जी सर। जी जी देखिए, बजट के हवाले से जो लिमिटेड स्पेस है और जो आईएमएफ की कंडीशनलिटीज थी उस हिसाब से देखा जाए तो जो पॉसिबल था वो पेश किया गया है बजट। लेकिन इसमें इस दफ़ा जो कुछ चेंज हैं जो बिटवीन द लाइंस जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि लोग आमतौर पे तबसरा करते हैं बजट स्पीच पे, बजट पे नहीं करते। बजट तो डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होता है ना। सही। तो उसमें जो चीज़ें मुझे जो क्लिक कर रही हैं वो तो ये कि हमेशा से जिस तरह से है कि सिंध के केस में 74% और पंजाब में भी जो टोटल हमारे बजट होता है उसका 74% जो होता है रेवेन्यू का, वो एनएफसी अवार्ड के जरिए फेडरेशन से आता है सूबे में। बिल्कुल। बाकी 26% या 25% बजट जो होता है वो अपने टैक्सेस से होता है। और ये 74% सिंध के केस में है, पंजाब में भी ये मोर और लेस 74% ही है। लेकिन होता ये है, इस मरतबा ये हुआ है कि इसमें आपने देखा होगा बजट लेट भी हुआ, फेडरल बजट लेट हुआ, मुज़ाकरात भी होते रहे। बिल्कुल। तो उसकी वजह ये थी कि इसमें कुछ जो एनएसी ने जो डिसीजन लिए हैं उसमें एक मुतालबा यह था कि जो पेट्रोलियम लीवी है जो कलेक्ट की जाती है, कोई 1.6 ट्रिलियन रुपीस का उसका साइज होता है। सही। उसको उसको एनएफसी अवार्ड में शामिल करना का मुतालबा था, जो कि कई सालों से नहीं हो रहा। फिर दूसरा कुछ डिमांड ऐसी थी कि प्रोविंस जो हैं वो सरप्लस लॉज भी क्रिएट करेंगे जो फेडरल को ट्रांसफर करेंगे, यानी सूबों से फेडरल गवर्नमेंट को वापस जाएगा। सही। तो वो उस हिसाब से देखा जाए तो परसेंटेज में सूबों का हिस्सा कम हो गया है, जिसकी वजह से बजट बनाने में जाहिर है एक्सपेंडिचर कट करने पड़े। और दूसरे तमाम सूबों ने भी और सिंध ने भी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कट किए हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का साइज कम किया गया है। वो उसका जाहिर है लॉन्ग टर्म एक इफेक्ट आएंगे। तो वो एक चीज़ है जो नई चीज़ सामने आई है, ये थोड़ी सी एक नई चेंज आई है बजट में। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने सीएम साहब की स्पीच का जिक्र किया तो उसमें हम देख रहे थे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो मंसूबे हैं सिंध में, जैसे थरकोल हो गया, तो उन्होंने एक बड़ा ऐलान ये भी किया जो कि पुरानी रिथा है केटी बंदर रिथा, अगर ये बंदरगाह पर अगर हम काम करते हैं तो पोर्ट कासिम के बाद ये दूसरी बड़ी बंदरगाह भी बन सकती है ऑप्शनल। तो जो सारी दुनिया के हालात हैं, ख़ास तौर पर ईरान के तनाजुर में देखा जाए, तो अगर ये इस मंसूबे पर हम काम करते हैं तो ये कितनी बड़ी कितना बड़ा मंसूबा हो सकता है या कितना फ़ायदा हो सकता है मुल्क को, सूबे सिंध को? पूरे मुल्क के लिए ये बहुत बेनिफिशियल था। लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा कि आपने कोई 10-12 साल पहले बहुत ज़्यादा इस पर कहा गया था कि हम इस पे काम शुरू करेंगे। केटी बंदर की बात हो रही थी, जुल्फ़िकाराबाद की बात हो रही थी सिंध के साहिल पर। बिल्कुल। जुल्फ़िकाराबाद के लिए तो उस पर प्लान भी हो गया था, उसका प्लान भी कर लिया गया था, उसका मास्टर प्लान तैयार किया गया था। और उसमें यह था कि वो एक मॉडर्न सिटी होगा, बिल्कुल जैसे आज की दुनिया में होते हैं शहर, बिल्कुल उस तरह का शहर होगा। लेकिन उसके बाद उस पर पेशरफ नहीं, वो पीछे वो कागजात में वो मनसूबा गुम हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसमें ये एक बहुत आज की दुनिया में बहुत बेहतरीन और एक कंटेम्प्रेरी अप्रोच है कि अब जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं ना, और ख़ास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सही, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए होते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जो है, वो ज़माना एक होता था कि गवर्नमेंट जो होती थी वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। पाकिस्तान में देखिए 93-94 तक जो है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का साइज जो होता था वो टोटल बजट का 7-8 या 9% तक होता था। सही। अब वो 2% से कम हो गया, 2% से भी कम है फेडरल गवर्नमेंट का। तो उसमें जो भी डेवलपमेंट आपको शुरू करनी है, जो मंसूबे शुरू कर रहे हैं, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए ही हो सकते हैं। वो उसमें एफिशिएंसी भी आ जाती है, प्राइवेट सेक्टर उसको मॉनिटर भी करता है। तो इसको इनकरेज करना चाहिए। और कहा यह जा रहा है जैसे धाबे जी में जितना काम हुआ है
اس کو ہم کنیکٹ کریں گے تھرکول سے، پھر یہ ساری بندرگاہ بھی اگر نہیں بنتی ہے تو اس کو ہم سمجھتے ہیں اگر ظاہر سی بات یہ آج نہیں ہوگا، آج کام ہوگا تو شاید آنے والے 10 سالوں میں 6-8 سالوں میں جا کر یہ مکمل ہو، تو یہ گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جتنے بھی ہوتے ہیں نا، اور خاص طور پہ یہ تو میگا پروجیکٹ ہے، یہ ڈیولپمنٹ نہیں بلکہ میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے، تو یہ 1-2 سال میں نہیں ہوتے، یہ اس طرح کے پروجیکٹ نہیں ہے۔ بلکہ میں تو تھوڑا سا اور آگے جا کے یہ کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ کراچی پاکستان کا انڈسٹریل ہب بھی ہے اور یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر تمام صوبوں سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کراچی میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ صحیح۔ تو یہاں میں تو کہوں گا جو اربن پروجیکٹ ہے نا، آپ کے جتنے بھی اربن، بہت ساری شکایت سننے میں آتی ہیں روڈ کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، واٹر سپلائی کے حوالے سے، تو یہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یہاں کر سکتے ہیں، ہم یونیورسٹیز میں کر سکتے ہیں۔ جیسے پنجاب نے اعلان کیا، پنجاب نے اس دفعہ اعلان کیا ہے کہ جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ پبلک سیکٹر کا سبجیکٹ نہیں رہا، وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہو جائے گا۔ سندھ کے پاس تو بہت اچھا، بہت بڑا پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر موجود ہے، اور یہ تمام جو منصوبے ہیں، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ ہوں، ہیلتھ کے پروجیکٹ ہوں، ایجوکیشن کے پروجیکٹ ہوں، ہائر ایجوکیشن کے، پرائمری ایجوکیشن تو ایک میں سمجھتا ہوں وہ تو حق ہے، ہر شخص کا حق ہے، ہر بچے کا حق ہے، وہ تو گورنمنٹ کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ لیکن جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں، اور یہ منصوبے 1 سال میں نہیں ہوتے، ظاہر ہے یہ مطلب میگا پروجیکٹ ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے، ایسا ہی ہے، لیکن اس پہ پیش رفت ہونی چاہیے، اس کو بند کلوز نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل، ہم سنتے آ رہے ہیں محترمہ کے زمانے سے، لیکن کام نہیں ہو رہا، اگر ہوتا ہے تو اس کے ظاہر سی بات ہے آنے والے عرصے میں بڑے اچھے نتائج ہو سکتے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب اگر آپ سے سمجھنا چاہیں گے، یہ جو ایران امریکہ کے درمیان ہوا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے مرکزی ثالث کا بھی کردار ادا کیا، اور اب کل اہم تقریب بھی ہونے جا رہی ہے، تو اس پر بڑا تبصرہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی تعریف تو بڑی ہو رہی ہے، اس کے معاشی طور پر پاکستان پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ اگر ایران سے سینکشن اٹھا دی جاتی ہیں تو پاکستان کیا کیا فائدے حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں 2-3 اس میں چیزیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ہم اس سے پہلے کہ کوئی پلان کریں یا ہم اس سے کوئی ایکسپیکٹیشن رکھیں۔ فرسٹ آف آل تو جو چیز ہے وہ یہ کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس پہ کیونکہ آئل پرائزز ریڈیوز ہو رہی ہیں، اس کا ڈائریکٹ بینیفیشری یقینی طور پہ پاکستان ہوگا نا، کیونکہ ہمارا امپورٹ بل کم ہو جائے گا۔ صحیح۔ اور امپورٹ بل میں جو کیلکولیشن اگر دیکھیں، جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈکلائن آیا ہے، پاکستان میں پر لیٹر 100 روپے کم ہو سکتا ہے، صحیح، 100 روپے کی کمی آ سکتی ہے پیٹرول پرائز میں 1 لیٹر پہ، اس کی وجہ سے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کو تو افیکٹ نہیں ہوا تھا، ایران یا یو ایس اے نے پاکستان کی جو شپس آتے تھے آئل کے، اس پر پاکستان کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، وہ یقینی طور پہ اس کی سپلائی میں رکاوٹ نہیں تھی۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انشورنس کی اور شپ کی کاسٹ زیادہ ہو گئی تھی۔ صحیح۔ جو انشورنس کمپنیز ہوتی ہیں وہ پھر اس رسکی ایریا سے گزرنے میں وہ زیادہ پریمیم چارج کرتی ہیں، ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے، وہ چارجز زیادہ تھے، وہ چارجز بھی نیوٹرلائز ہو جائیں گے، تو 100 روپے کا فرق پڑ سکتا ہے اس پر۔ اچھا، لیوی وغیرہ لگانے کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ 100 روپیز کم ہو سکتے ہیں؟ کم ہو سکتی ہے، لیوی تو الگ سے ہم چارج کرتے ہیں، جو اس کی پیٹرول کی یا آئل بل ہوگا، کیونکہ ڈالر میں پرائس کم ہو جائے گی تو روپیز میں کمی آ سکتی ہے، فرق پڑ سکتا ہے 100 روپیز کا۔ اس میں سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ اس میں سے بھی کوئی مزید لیوی بڑھا دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن میرا خیال ہے گورنمنٹ کو لیوی بڑھانی نہیں چاہیے، اب تو بجٹ بھی آ چکا ہے اور لیوی کا سائز پورے سال کے لیے اناؤنس ہو چکا ہے، صحیح، تو اس میں 100 روپے کا فرق آئے گا۔ دوسرا ایران سے جو امپورٹ ہے، دیکھیے ایران سے ہمارا گیس پائپ لائن کا منصوبہ تھا جو ہم خوفزدہ تھے وہ نہیں کر پا رہے تھے، انڈیا نے تو شروع میں ہی اس پروجیکٹ سے بائک آؤٹ کر لیا تھا، ورنہ یہ تھا کہ یہ گوادر کے راستے جو ہے ایران سے جو پائپ لائن آئے گی یہ نواب شاہ تک ہمارے ہاں کنیکٹڈ تھی، بالکل، اور جب انڈیا جوائن کر رہا تھا تو نواب شاہ سے آگے اس کی سپلائی کا بھی ارینجمنٹ تھا، لیکن انڈیا نے شروع میں ہی انٹرنیشنل پریشر سے خوفزدہ ہو کر اس سے پروجیکٹ سے نکل گیا، وہ صرف پاکستان اور ایران رہ گئے تھے۔ وہ منصوبہ اب کیونکہ گیس کی بھی پاکستان میں شارٹیج کا ایشو تو ہے نا، وہ اس میں ہم دیکھتے سی این جی بند ہو جاتی ہے، گھروں میں جو کوکنگ کے لیے گیس ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتی، تو یہ اچھا ارینجمنٹ ہو سکتا ہے، لا فلی ہوگا، لا اس پہ سینکشن نہیں ہے، اس کو انٹرنیشنل لا الاؤ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ہمیں ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ایران جو آئل ہمیں آفر کر رہا تھا، پیٹرول کی آفر کر رہا تھا یا گیس کی آفر کر رہا تھا ایک زمانے میں لو پرائز پر، اب جب ایران پہ سینکشن ختم ہو جائیں گی تو ایران وہ لو پرائز نہیں رکھے گا، ایران بھی پھر انٹرنیشنل مارکیٹ پہ کمپیٹیٹیو پرائز پہ بیچنا شروع کر دے گا، بالکل، تو وہ ایک چیز ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی پلاننگ کرتے ہوئے۔
बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, दूसरे सर बड़ी बात ये भी है कि जैसे जीएसपी प्लस के दर्जा जो पाकिस्तान को मिला, उसमें तोसी के कितने इम्कानात हैं, या फिर जो पुरानी हमारी डिमांड है कि आलमी मंडियों तक हमें, मगरबी मंडियों तक स्पेशली पाकिस्तानी जो अशिया हैं उनको रसाई दी जाए, या फिर हमने देखा कि ट्रम्प साहब ने जो इजाफी टैक्सेस आयद किए थे, तो अब तो रिलेशन भी काफ़ी बेहतर हो रहे हैं, ट्रम्प साहब बार बार तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान की क़यादत की, तो इससे कोई फ़ायदा हम उठा सकते हैं? इस पे फायदा हमें खुद उठाना होगा कि इंटरनेशनल जो एनवायरनमेंट है वो तो पूरी तरह हमें सपोर्ट कर रहा है। सही। जहां तक ट्रंप ने जो टैक्सेस लगाए थे, ड्यूटीज लगाई थी, उसमें पाकिस्तान तो उन कंट्रीज में था जिनमें बहुत कम ड्यूटी लगाई है, नेग्लिजिबल साइज था उनका। हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन पे बहुत ज्यादा ड्यूटीज इम्पोज की गई थी अमेरिका के केस में। सही। अच्छा, यूरोपियन यूनियन का जो केस है वो तो देखें 90s से, अर्ली 90s से जब हम WTO के सेक्रेटरी बन गए थे, हम तो इनिशियल लेवल पे सेक्रेटरी थे, तो इंटरनेशनल मार्केट में हम पे पाबंदियां नहीं थी, कोई कोटा खत्म कर दिया था कि हमें कितनी बरामदात करनी है। उसमें यह था हम जितनी कर सकते हैं उतनी करें, लेकिन साथ साथ हमें GSP प्लस का बेनिफिट नहीं था, क्योंकि GSP प्लस के बेनिफिट का मतलब होता है हमें 13% ड्यूटी कम हो जाती है। वो GSP प्लस हमें मिल जाएगा, 13% ड्यूटी का एडवांटेज हम ले सकते हैं। जो अभी ले रहे हैं वो खत्म ना हो वो एडवांटेज, तो हम कम्पिटेटिव रहेंगे। लेकिन अल्टीमेटली तो हमें खुद अपने आप को कम्पिटेटिव बनाना है ना, अपनी प्रोडक्ट हमें खुद कॉम्पिटिटिव प्राइस पर अच्छी क्वालिटी पे खुद सप्लाई करनी होंगी इंटरनेशनल मार्केट में। बिल्कुल। और सर अगर ईरान के साथ ही हम देखें तो सिर्फ पेट्रोल और गैस ही हैं, या दो तरफा तिजारत की दूसरी भी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं? पड़ोसी मुल्क और पड़ोसी मुल्कों से अगर तिजारत बेहतर हो तो मईशत पे अच्छे असरात होते हैं? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये है कि सिर्फ पेट्रोल और गैस नहीं, बल्कि जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है। सही। अब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है ईरान के पास बहुत एडवांस इंडस्ट्री है, और वो बंद पड़ी थी। अब इस सैंक्शन के बाद वो इंडस्ट्री दोबारा शुरू होगी। और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में ज़ाहिर है आपके प्रोग्राम में तो इतना वक्त नहीं हो, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में 100 से ज्यादा प्रोडक्ट आती हैं। सही। 100 से ज्यादा प्रोडक्ट है जो हम ईरान से ले सकते हैं। इसी तरह ईरान जो है, ईरान में फूड का बहुत एक मसला है शॉर्टेज का, तो फूड का हम आइटम जो है खासतौर पर राइस जो है ईरान की प्राइमरी फूड है ना। जैसे हमारे यहाँ तो वीट है ना, हम तो राइस हमारे यहाँ सेकेंडरी है, हम वीट प्राइमरी है। ईरान में राइस प्राइमरी फूड है, और हमारे पास राइस की एक्सपोर्ट होती है, राइस सरप्लस होता है। तो हम इसमें और बहुत सारे वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में हमारा मैंगो एक्सपोर्ट हो सकता है, राइस एक्सपोर्ट्स हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम ईरान को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दो तरफा फायदा उठाया जा सकता है। तो शहबाज शरीफ साहब दावे तो बड़े कर रहे हैं, आपने भी तकरीर सुनी होगी कि आलमी जो माशी इस्तेहकाम है इसके समरात लोगों तक पहुंचेंगे, तो वो जैसे आपने शुरू में जिक्र किया पेट्रोलियम प्राइसेस में अगर 100 रुपीज़ तक भी कमी हो जाती है, और दूसरा अगर हमारे तिजारत बेहतर हो जाते है ईरान से, यूरोपीय मंडियों का भी हम जिक्र कर रहे हैं, GSP प्लस का, तो इसके असरात आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म ही सही आप देख रहे हैं फिर पाकिस्तान में? सर देखिए, मसला ये है कि अनफॉर्चुनेटली ये होता रहा है, माजी में भी होता रहा है कि जो हम अगर हमें इंटरनेशनल बेनिफिट मिलते हैं, 60s में हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट थे, 1960s में सही, और हम बेनिफिट लेते भी थे। उन बेनिफिट्स का ये होता है, या 80s में, मिड 80s में भी वो बेनिफिट मिल गए थे जब अफगान वार हो रही थी, अफगान सोवियत वार हो रही थी। जब इंटरनेशनल मार्केट से बेनिफिट मिलते हैं और हम उन बेनिफिट को इकोनॉमिक बेनिफिट में अगर ट्रांसफॉर्म ना कर सकें, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ता है कि फिर तो वो हमारी अपनी नाअहली होती है ना, कि उन बेनिफिट्स को हम इकोनॉमिक बेनिफिट में कवर नहीं कर सकते। अच्छा, एक दफा अगर हम प्राइमरी तौर पर इकोनॉमिक बेनिफिट में कवर करके कम्पिटेटिव बन जाए, तो फिर अगली स्टेज होती है कि जो इकोनॉमी ज्यादा ग्रो कर रही होती है, दुनिया भी उसके पास आ रही होती है, उसको अट्रैक्ट कर रही होती है। बिल्कुल। तो ये विन विन की सूरत हाल हो सकती है। इस पे हम क्या पॉलिसी बनाते हैं उसका इंतजार है। ये तो मुबारकबादें दे दें कि अच्छा हो गया, पीस अकॉर्ड हो गया, दुनिया में अमन कायम हो जाएगा, हम इससे क्या बेनिफिट ले सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नज़ीर डॉक्टर साहब जो भी ये ॻाल्हि आहे त पीस मेकर जो किरदार या वो लक़ब तो पाकिस्तान के मिले थो, पर इहो घणे अरसे ताईं नथो हली सघे। जॾहिं ही 60 ॾींहंनि खां पोइ फाइनल मुआहिदो थी वेंदो, त ज़ाहिर आहे
त दुनिया पंहिंजनि ॿियनि ख़फ़नि में बिज़ी थी वेंदी। त इन विच में जेके ही पाकिस्तान खे मौक़िया मिलिया आहिनि, जीअं डॉक्टर साहब बि ॻाल्हि करे पियो, असां बि शुरू में ॻाल्हि कई इंट्रो में, त माशी लिहाज़ सां पाकिस्तानी क़यादतुनि जो केतिरो फ़ाइदो हासिलु करे सघे थी, सिक्योरिटी लिहाज़ सां केतिरो फ़ाइदो हासिलु करे सघे थी, सफ़ारती लिहाज़ सां केतिरो फ़ाइदो हासिलु करे सघे थी, छाकाणि त हाणे सॼी दुनिया में पाकिस्तान जी वाह वाह लॻी पई आहे। जॾहिं डोनाल्ड ट्रम्प साहिबु हर तक़रीर में तव्हांजी साराह कंदो हुजे त इहे हिकिड़ा ज़बरदस्त साइन हूंदा आहिनि। सो उनजो फ़ाइदो केतिरो पाकिस्तान जी क़यादत वठे थी, इहो हिकिड़ो अहम सुवालु आहे। ऐं हीउ जेको सालनि खां पोइ ज़ाहिर मुल्कनि खे अहिड़ा मौक़िया मिलंदा आहिनि, पाकिस्तान जी क़यादत खे जेको मौक़ो मिलियो आहे उन मां केतिरो फ़ाइदो वरितो वेंदो या न, या हिन खे बि ॿियनि मौक़नि वांगुरु ज़ाया कयो वेंदो, इहो हिकिड़ो वॾो सुवालु आहे। ऐं पाण ईंदड़ ॾींहंनि में हुन ते ॻाल्हाईंदासीं। असांजो अॼु जो ही प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणींदो थो पहुचे। असांखे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।